Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। यह जो टॉपिक है वह आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं अन्य जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले सप्ते ही ठीक है यानी अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के द्वारा एक इंडिया ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, जैसे कि इस वजह से अभी चर्चा का जो ये बिंदु है यह बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स वाइल प्रिजर्विंग हेल्थ ऑफ ओशियन एंड इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि ब्लू इकोनॉमिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम लोग जो समुद्र है उससे जुड़े हुए जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। ठीक है, हमारा जो लाइवलीहुड है वह कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सके, सुधर सके, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि जो ओशियन का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वह भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से प्रभावित नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऑप्टिमम यूज या फिर एक आइडियल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज जो है उसे ही हम लोग ब्लू इकोनॉमी के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए कि इंडिया जो है आपका उसका जो कोस्टल लाइन है 7,517 किलोमीटर है। ठीक है, हालांकि ये पुराना डाटा है, अभी जो रिसेंट इससे जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें कहने के हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वह 11,098 किलोमीटर जो है आपका कुल कोस्टल एरिया इंडिया का अभी हो चुका है। ठीक है, इसमें टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स 12 हैं और 200 से अधिक जो है यहाँ पे माइनर पोर्ट्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका टोटल एरिया कितना है? लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो भारत के पास अवेलेबल है फिशिंग के लिए कहने की। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल है भारत में कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसे स्ट्रांगली डेवलप किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 9 जो स्टेट है, ठीक है, भारत के टोटल जो जो कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे ये कुल 9 है। ठीक है, तो 9 स्टेट्स हो गए यहाँ पे और साथ ही साथ 4 जो यूनियन टेरिटरीज हैं वह भी इसके कहीं ना कहीं वो कोस्टल एरिया पे आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे इंडिया के पास वो काफ़ी ज़्यादा है ब्लू इकोनॉमी में डेवलप करने की। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फिशरीज सेक्टर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे या फिर जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है टोटल जिसमें हमारा फिशरीज भी आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है, आपका मैरीन टूरिज्म आता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो भी चीज़ें जो भी आपका समुद्र से जुड़ी हुई जो भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है लगभग 4 से 5% के बीच में होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम कंजर्वेटिवली देखें तो ये 4% है लगभग। ठीक है, लगभग 4% जो है हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ठीक है, बहुत जगह से ये 5 भी मिलेगा जहाँ पे लोग अन्य चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें, बट जो अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये 4% है लगभग आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ब्लू इकोनॉमी के मीडियम से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ब्लू इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? तो हमें हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वह बढ़ाना है। ठीक है, जो कि लगभग अभी 4% के आसपास है, उसे हमें और आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा जो कोस्टल और मरीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उससे भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि जो भी समुद्री क्षेत्र है आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं इमेंस अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को वहाँ पर ब्लू इकॉनमी से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं जैसे कि फिशरीज़ है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपोर्ट है, इन सब चीज़ों में जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं उसमें वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लेबर हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें इंगेज किया जा सके, जिससे कि आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे
हाँ, कुछ वैसे मेजर्स भी जो हमें यहाँ पे इसमें इंक्लूड करने हैं, जिससे कि हम लोग जो मैरीन इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इससे जुड़े हुए कदम जो हम लोग उठा सके। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे आपका पाक स्ट्रेट है, ठीक है, या फिर गल्फ ऑफ कैन, जो आपका मन्नार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डोगोंग से जुड़े हुए जो हमारा एक बेसिकली एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। तो हम लोग देखा कि यहाँ पे ये भी जो है ब्लू इकॉनमी से जुड़ा हुआ ही पार्ट है। हमें कंजर्वेशन भी करना है, हमें उससे रेवेन्यू भी जनरेट करना है। ठीक है, तो हमें एक आइडियल वे से यहाँ पे हमें रिसोर्सेज का दोहन करना है, जिससे कि ये जो बैलेंस है वो बना रहे और एक्सप्लोटेशन ना हो पाए बहुत ज़्यादा किसी भी एक फील्ड का। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे इसमें इसके साथ हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमें यहाँ पे इनोवेशन को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और रिसर्च करना मरीन सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इनोवेशन का, हम लोग देखें कि जो भारत में इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, बट फिर भी हमारे पास जो है, अब बेसिकली देखा जाए तो जो डीप सी फिशिंग व्हीकल है वो बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ 2 है। ठीक है, और भी जो हमारे पास अदर जो आपका कोस्टल एरिया में जो फिशिंग व्हीकल है, वो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी एडवांस नहीं है। उसमें हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम उसमें सोनार हो गए या फिर आपका सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम लोग बेटर जो फिस्क है वो हम लोग यहाँ पे कैच कर पाएँ और अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च का भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसका जो मैपिंग है, कहाँ पे बेसिकली कितना डेप्थ है, कहाँ पे सी माउंटेन्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो आपका मैपिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, तो इस फील्ड में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसे भी डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग मरीन जो रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ और उसे कहीं ना कहीं हम उसे प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में उनकी हेल्प ले पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेजर सेक्टर्स अंडर इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, तो फिशरीज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी का। तो इसमें बेसिकली हम लोग इसमें मैरीन एज वेल एज इनलैंड दोनों फिशरीज का जो प्रोडक्शन है उसे हम लोग इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, इसमें हमें इसका प्रोडक्शन हो गया, एक्सपोर्ट एवं इससे जो रोज़गार जो डेवलप होता है, लाइवलीहुड जो है उसका एक सोर्स है कहीं ना कहीं फिशरमैन के लिए, और एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि शिपिंग और पोर्ट जो है वो अभी इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हो गया। ठीक है, तो क्या है, शिपिंग एंड पोर्ट। इसमें बेसिकली जो सागरमाला प्रोजेक्ट जो हमारा आया, बेसिकली लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके साथ क्या होता है कि डिफरेंट जो पोर्ट्स है और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो उसके तहत ही आपका जो शिपिंग और पोर्ट है उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने का काम किया गया है। ठीक है, इसकी स्कीम में। इसके अलावा कोस्टल टूरिज़्म जो है, ठीक है, कोस्टल टूरिज़्म जो है वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी का। इसमें कि हमें इको फ्रेंडली टूरिज़्म को फोकस करना है उसके ऊपर। ठीक है, और कोस्टल लाइवलीहुड जो है उसको भी कहने के बेसिकली प्रिजर्व करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि अगर टूरिज़्म होगा, लोग वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ के जो आसपास के जो नेटिव जो लोकल पीपल होंगे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मैरीन बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बायो जो प्रोस्पेक्टिंग है और फार्मास्यूटिकल्स है, इन सब सेक्टर्स में भी जो कोस्टल मैरीन है या कोस्टल एरिया है उसका इस्तेमाल यहाँ पे बेसिकली किया जाता है। इसके अलावा डीप सी माइनिंग। ठीक है, तो डीप सी माइनिंग बेसिकली क्या, समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन करके जो मिनरल्स निकाला जाता है, जैसे ONGC वगैरह है जो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का रिसर्च करती है। ठीक है, इवन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है वो डीप सी माइनिंग के थ्रू किया जाता है। हालांकि इसमें भारत का जो अभी तक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। इंडिया जो है बहुत बेसिक लेवल पे जो डीप सी माइनिंग है वो अभी कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रॉपर इक्विपमेंट्स की और रिसर्च की कमी है अभी करंट टाइम में। ठीक है, इसके अलावा रेन्यूएबल ओशन एनर्जी को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वेव्स, सी वेव्स हो गए हैं, टाइड्स हो गए हैं। ठीक है,
ऑफशोर विंड एनर्जी, तो यहाँ पे इन सब का भी स्कोप है कि हम लोग यहाँ पे इन सब एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इंडिया ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सागर माला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सागर माला प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, किसके लिए, तो लॉजिस्टिक जो फैसिलिटी उसे बूस्ट करने के लिए है, स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए और कोस्टल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा स्कीम या इनिशिएटिव है वह है डीप ओशन मिशन, जो कि 2021 में लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पे डीप सी एक्सप्लोरेशन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें जो रिसोर्सेस है उसे बेसिकली एलोकेट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का मैपिंग किया जाता है और रिसर्च करने पे फोकस किया जाता है डीप ओशन मिशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, यह भी 2021 में आता है। उसमें बेसिकली क्या होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उसे कहने के यहाँ पे क्या किया जाता है इंटीग्रेट किया जाता है और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैरीन रिसोर्सेज के लिए इसे कहने के डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, इन सब रिसोर्सेज को। तो क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, अगर मिनिस्ट्री अगर मिलकर साथ में काम करेगी तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा आसान होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा 2020 में एक स्कीम लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि है पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपका इनलैंड और मैरीन दोनों फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कहीं कहीं बूस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके तहत इसमें आपका जो इनलैंड फिशरीज में आपको पॉन्ड और टैंक्स कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है मुख्यतः कि टू सर्टेन एक्सटेंट यहाँ पे क्या होता है जो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उस पर रोक लगाया जाता है ताकि जो आपका जो मैरीन इकोसिस्टम उसे कहने कहीं नुकसान ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है। तो इसके तहत बेसिकली क्या है कि इंडिया जो पोर्ट कैपेसिटी है, शिप बिल्डिंग है और मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा देना है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या स्कीम्स थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है ब्लू इकोनॉमी का इंडिया के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एक सिग्निफिकेंस है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि जो ब्लू इकोनॉमी है वह इंडिया में लगभग 4 to 5% जो जीडीपी का है वह कंट्रीब्यूट करती है लगभग, ठीक है। तो मोस्ट कंजर्वेटिवली अगर हम कहें तो ये लगभग 4%, ठीक है। तो जीडीपी का लगभग 4% जो है वह ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से भारत को प्राप्त होता है, जिसके अंदर आपका चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, सी फूड हो गया, मैरीन प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा ऑफशोर इंजीनियरिंग हो गया जिसके अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन है, नेचुरल गैसेज है, ठीक है, अदर थिंग्स है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से लगभग 4% जो है इंडिया का जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो लगभग 30 मिलियन फिशरमैन हैं जिनका बेसिकली फिशरमैन ना कहे तो इसमें फिशरमैन के अलावा आपका जो लोकल्स हो गए जो कि आपका टूरिज़्म के माध्यम से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ किसी न किसी प्रकार का रोज़गार प्राप्त होता है। पोर्ट एरिया में जो लोग काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें उससे रोज़गार प्राप्त होता है। तो कुल मिला के लगभग टोटल जो जनसंख्या है वो लगभग 30 मिलियन लोग हैं जो कि ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से रोज़गार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट आपका साधन है ये। इसमें बेसिकली जो मैरीन फूड है उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है यहाँ पे, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ठीक है, समुद्र क्षेत्र का जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और ओशन डिप्लोमेसी के भी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एक सागर आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन नाम से आपका ये जो एक बेसिकली एक अलायंस जो है वो यहाँ पे अस्तित्व में है, अभी काम कर रही है, ठीक है। इसलिए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम करती है सागर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे बैलेंस यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट का और कंजर्वेशन का, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ही डेवलपमेंट करना है कि जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट है वह कहीं ना कहीं आपका अंडरमाइन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अभी चैलेंजेस क्या क्या है करेंट में, ठीक है। तो मेजर चैलेंजेस है आपका मैरीन पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, ओवर फिशिंग एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके अलावा अगला जो है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग सी लेवल। ठीक है, राइजिंग सी लेवल तो है ही, तो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है बेसिकली देखा जाए तो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। तो फिश ब्रीडिंग के लिए जो एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है लगभग 18 से 25-26 के आसपास का, अगर उतना टेम्परेचर नहीं होगा तो फिश ब्रीडिंग जो है वो कम होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कम अवेलेबिलिटी होगा आपका फिश का। तो ये सब चीज़ें भी जो है आपका वो इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं ब्लू इकॉनमी को। इसके अलावा क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें जो एक आइडियल आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वैसा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने जैसे कि देखा आपका यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है कि आपका ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी बनाया गया है ब्लू इकोनॉमी का 2021 का। तो इसका बेसिकली यहाँ पे एम क्या होता है कि यहाँ पे जो आप जितने भी आपका मिनिस्ट्रीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन के लिए से बनाया गया है। ठीक है, और जो ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी 2021 का, उसके तहत यहाँ पे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके एक आइडियली आपका एक्सपोर्टेशन बेसिकली आपका जो सेरेब्रिंग ट्रेड का काम करती है, जिससे कि आपका ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो और ना ही आपका यहाँ पे डेवलपमेंट जो वर्क है वो भी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच बैलेंस बनाए काम करती है आपका ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो 2021 है उसके माध्यम से। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो लिमिटेड डाटा अवेलेबल है क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी कमी है, तो डीप सी एक्सप्लोरेशन जो है वो यहाँ पे कम बहुत ना के बराबर है। इंडिया के पास वैसा कोई प्रॉपर डीप सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल नहीं है जिससे कि डीप सी के अंदर जाकर यहाँ पे रिसर्च किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि इंडियस ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है वो या ब्लू इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही करंट टाइम में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या यानी आगे की राह क्या हो, यहाँ पे हमें कैसे इन चीज़ों को यहाँ पे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड पे अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं मुख्यतः, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो नेशनल ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि आपका ड्राफ्ट पॉलिसी 2021 का है, उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ में, ताकि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो लोग आपस में साथ में मिलकर यहाँ पे काम कर सके। इसके अलावा जो मैरीन रिसर्च है और टेक्नोलॉजी उस फील्ड में हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि जो नए तरीके का टेक्नोलॉजी है, मशीन इक्विपमेंट्स है, उसे हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा हमें जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, लोकल पीपल हैं जो कि पहले से फिशिंग करते आ रहे हैं, मछुआरे होकर, इन लोगों में एम्पावर करने की आवश्यकता है, उन्हें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी देना होगा ताकि वो लोग कहीं ना कहीं जो न्यू मशीन्स है, बोट्स है, इन सबका इस्तेमाल करके जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आय है उसे बढ़ा सके। इसके अलावा मैरिटाइम गवर्नेंस और सिक्योरिटी, इसे भी बढ़ाने पे हमें फोकस करना होगा। ठीक है, और रीजनल कॉपरेशन जो है वह भी हमें यहाँ पे कहने की उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या फिर सिक्योरिटी इशूज़ है, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम देखते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन क्या, बेसिकली इंडिया इकोनॉमी जो है वो ऑफर करता है एक सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, जो ब्लू इकोनॉमी है यहाँ इंडिया में, उससे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलता है, और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस करके काम करना होगा डेवलपमेंट और ओशन हेल्थ के बीच में। तो हमें उस हद तक ही डेवलपमेंट को करना है जिससे कि ओशन का जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, जैसे कि डीप ओशन मिशन है या सागरमाला मिशन है, इन सब पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करके एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की ओर भारत जो है वह अग्रसर हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइवलीहुड है और फूड सिक्योरिटी है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे काम किया जा सकता है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक टॉपिक है समाप्त होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, उसमें जो कुछ सजेशन दिए गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसमें पॉलिसी चेंजेस जो है उसे रिकमेंड किया गया, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिसी थी भारत की उसमें बेसिकली आप जो डीप सी जो है वहाँ पर जाकर आप फिशिंग जो है वो आप नहीं कर सकते थे, वो अलाउड नहीं था कहीं ना कहीं, उसको लेके कोई रेगुलेशन स्ट्रिक्टली नहीं थे हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है हमें उस पर फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऐसा सजेशन में दिया गया है। फिशिंग व्हीकल जो है उसे अपडेट करने को भी कहा गया है, जिसमें कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, सोनार जो सिस्टम है उसका यूज़ करना है, साथ ही सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करना है, ताकि हम लोग जो बेटर फिशिंग जो लोकेशन है उसके हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर पाएँ। इसके अलावा हमें इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, और
तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं फिशरीज से जुड़े हुए, उन्हें हम लोग यहाँ पे कहीं हमें प्रमोट करना है, एम्पावर करना है, ताकि वो लोग जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आए। इसके अलावा जो कम्युनिटी है आसपास के, वहाँ पे उन्हें अवेयर करना और उन्हें ट्रेन करके उसमें इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना। ठीक है, यह कुछ जो प्रमुख जो आउटकम है जो कि नीति आयोग के द्वारा जो अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसके तहत यह बताया गया है। साथ ही साथ इसमें 3 फेज में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। पहला फेज़ है आपका फेज़ 1, इसमें ये है बेसिकली आपका 2025 से लेके 2028 तक। ठीक है, फिर जो फेज़ 2 है इसका वह रहेगा आपका 2029 से लेके 32 तक, और फेज़ 3 जो है इसका रहने वाला है वह रहेगा 2033 से लेके 2036 तक। ठीक है, तो कुल 3 फेजेस में यह जो बेसिकली नीति आयोग ने जो अभी रिपोर्ट पब्लिश किया है अक्टूबर 2025 में, उसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।